हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर का लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने 6 पार्ट डिस्कस किए। जिसने वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर पहले उनको विजिट करेंगे, उनको देखेंगे, वहाँ से जो क्लियरेंस होगी उसके बाद अब ये एमसीक्यू जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो एमसीक्यू प्रेजेंट किए हैं ऑन कल्चर या आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, ये सारी इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो पीवाईक्यूज हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं तो उसके बेसिस पर हैं। कुछ एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं लेकिन कुछ उसके बेसिस पर जो है बनाए गए हैं। इसलिए हमारी पास क्या होता है कि यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन में ये एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से तो आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक में से मुझे क्या क्या कमी है और उस टॉपिक में से मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं या एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है वो हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग्स के रिलेटेड। ध्यान रखना है। अब देखो, हमारी पास पेंटिंग का जो टॉपिक रहता है, पेंटिंग का टॉपिक जो हमारे पास रहता है, इसमें हमारे पास उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। लेकिन ज्यादा हमारी पास परसेंटेज जो रहती है वो रहती है डांसेस या फेयर फेस्टिवल्स, या हमारी पास क्या कहते हैं इसको, जो कश्मीरी शाल्स जिसको हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे या हैंडलूम्स की बात करेंगे, तो वहां से हमारी पास क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारी पास क्या है कि आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें पेंटिंग सारी जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, जो भी पार्ट्स डिस्कस किए हमने कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वो सारी चीजें हम डिस्कस यहां पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी पास है वो है बसोली आर्ट पेंटिंग। अगर बसोली आर्ट पेंटिंग की बात की जाएगी तो सबसे पहली चीज हमारी पास ये जो है ये है पहाड़ी। ध्यान रखना है, पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स या पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या पहाड़ी आर्ट पेंटिंग जो है उसको बिलोंग करती है बसोली आर्ट पेंटिंग्स। दूसरी चीज हमारी पास ये है कि हमने ये भी डिस्कस किया है कि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की पेंटिंग्स हैं। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। क्या है? मिनिएचर पेंटिंग्स है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है हमारे पास, तो उनका मेन थीम जो है वो है हमारे पास हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के आसपास हमारी पास उनका थीम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेंशन यहां पर है वो है हमारे पास कृष्ण 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 एंड राधा के रिलेटेड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उसके एसोसिएट में लॉर्ड कृष्ण एंड राधा के रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कहानियां हैं, जो हमारी पास पर्टिकुलर माइथोलॉजीज हैं, वो सारी चीजें आपको इन पेंटिंग्स में दिखेंगी। हमारे पास क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि जो कि मैंने वहां पर भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट के बेस पर भी आपको पूछा जाएगा ये टाइप ऑफ पेंटिंग जो है कहां पर डेवलप हुई है, उसके साथ एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज कोई चीज है या नहीं है। तो यहां पर हमारे पास आपको पूछा गया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारी पास है जम्मू एंड कश्मीर में विच इज बर्थ प्लेस ऑफ बसोली आर्ट पेंटिंग। बसोली आर्ट पेंटिंग को हम रिलेट करते हैं कभी कभार गुलेर बसोली पेंटिंग और गुलेर जसरोटा पेंटिंग भी हमारे पास है। ये जो हमारी पास पेंटिंग अराइज हुई है ऑब्वियसली हमारी पास एक स्मॉल टोन बसोली में है, और बसोली टोन जो हमारे पास है ये आ जाता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? ये आ जाता है हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये जो पेंटिंग्स हमारी पास है बसोली आर्ट पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं, ये हमारी पास वर्ल्ड वाइड जो है नाउन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस या इनका जो हमारी पास ये जो आर्ट है ये पूरी वर्ल्ड तक पहुंचा है। और हमारी पास पहली बार इसको प्रेजेंट किया था आनंद कुमारस्वामी, जो हमने डिस्कस भी किया था, जो हमने लेक्चर लास्ट टाइम डिस्कस किया था पेंटिंग्स का, जो डिस्कस किया था लेक्चर, तो उसमें आप देखेंगे तो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारी पास कि इस तरीके से भी जो मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 प्रेजेंट किया है, एक्चुअल में ये हमारे पास पीवाईक्यू है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन हमारी पास है क्यूजीन्स के बेसिस पर। तो आपको बताना है कि नीचे ऑप्शंस आपके पास है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। मतलब यहां पर कोई चीज होगी, क्यूजीन में से कोई पार्ट होगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा कि ये क्या चीज है। जैसे कि हमारे पास पहला ऑप्शन है हमारे पास कहवा जो होता है
ये एक्चुअल में ग्रीन टी होती है दैट इज प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट स्पाइसेस। में बहुत सारे स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, वॉलनट इस्तेमाल किया जाता है, आलमंड, सेफ्रॉन। क्या ये करेक्ट है कहवा के रिलेटेड? बिल्कुल एग्जैक्ट। हमारी जो कश्मीरी कहवा होता है उसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, उसमें वॉलनट ऐड किया जाता है, उसमें आलमंड ऐड किया जाता है, सैफरन ऐड किया जाता है। जैसे कि आपने जो वायरल वो हमारे पास कहवा वाला जो डल लेक में आ जाता है, वो कहता है सारी स्पाइसेस के नाम कहता है, तो वही हमारी पास कहवा जो है ये एक काइंड ऑफ ग्रीन टी होती है जिसमें ये सारी चीजें ऐड होती है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है गुश्ताबा। गुश्ताबा भी हमारी पास क्यूजिन के रिलेटेड ही है। अब यहां पर ये बता रहा है इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ स्पाइसी योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग द मीट बॉल्स। बिल्कुल भी ये भी हमारी पास मीट बॉल्स बनाए जाते हैं जिसको गुश्ताबा कहा जाता है। उसके बाद नदरू यखनी जो हमारी पास है, नदरू यखनी एक्चुअली में बनाया जाता है जो लोटस के रूट होते हैं जिनको नदरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन हमारे पास ये क्या होते हैं? लोटस रूट्स। क्या होते हैं? लोटस रूट। लेकिन यहां पर क्या बताया है? ये बनाना स्टेम्स होती हैं जिनको कुक किया जाता है विद माइल्ड एरोमेटिक स्पाइसेस एंड योगर्ट। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, इसलिए पहला और दूसरा जो भी हमारे पास आ जाएगा तो वो हमारे पास आंसर जो है वो करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। पहले दो ट्रू है और लास्ट वाला फॉल्स है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है, जैसे कि मैंने डांस के रिलेटेड बताया था कि डांस में फीचर्स आपको पूछे जाएंगे, फीचर्स के रिलेटेड स्टेटमेंट्स होंगी तो आपको बताना है ये फीचर किस डांस का है। वैसे यहाँ पर क्यूजीन्स के रिलेटेड भी आता है। इस तरीके से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी हमारे पास मैक्सिमम स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं जेके एसएसबी में। आपको बताना है कि आपके पास नीचे दी गई स्टेटमेंट है, आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला हमारे पास ऑप्शन ये है कि कश्मीरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज आल्सो नोन एज कोशर। बिल्कुल ये हमारी पास कश्मीरी लैंग्वेज जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, उसके बाद इस लैंग्वेज को कहा जाता है कोशर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पास जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस, उसमें हमारी पास कश्मीरी लैंग्वेज ये बता रहा है कि ये नहीं है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारी पास कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो 8th स्केड्यूल में है। आप मुझे ये बताएंगे जो हमारी पास डोगरी लैंग्वेज है, जो डोगरी लैंग्वेज है क्या वो 8th स्केड्यूल में है? क्या वो 8th स्केड्यूल में है? अगर है तो किस अमेंडमेंट के थ्रू, किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको ऐड किया गया था? और आपको बताना है ईयर भी बताना है किस ईयर में इसको ऐड किया था। इसका मतलब जो हमारे पास करंट क्वेश्चन यहां पर है, इसका करेक्ट आंसर जो हो सकता है वो है पहला ऑप्शन जो ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी जो है पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब आ गया हमारे पास इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि हमने लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी डिटेल में डिस्कस किया है। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई लैंग्वेजेस है मैनली स्पोकन इन जम्मू रीजन, जो कि जम्मू रीजन में मैनली बोली जाती है, इज इंक्लूडेड इन 8th स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आपको ऐसी लैंग्वेज का नाम बताना है कि जो कि जम्मू रीजन में या जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, लेकिन मैनली जम्मू रीजन में बोली जाती है। आपको बताना है इन सब में से हमारे पास कौन सी लैंग्वेज जो है वो 8th स्केड्यूल में है। अगर हम बात करेंगे डोगरी की, अगर हम बात करेंगे गोजरी की, अगर हम बात करते हैं सिंधी की, ये तीनों लैंग्वेज हमारे पास ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट सिंधी उतना ज्यादा नहीं है, बट डोगरी गोजरी हमारे पास है, दोनों जम्मू रीजन में बोली जाती है। लेकिन हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है डोगरी। डोगरी जो है 8th स्केड्यूल में इंक्लूड की गई है, लेकिन हमारे पास गोजरी जो है वो एक पहाड़ी लैंग्वेज है, तो हमारी पास ये इंक्लूड नहीं की गई है। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हमारी पास ये शाल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहां पर कोई भी एक सीक्वेंस मैनर में मैंने क्वेश्चन नहीं, मैंने मिक्स्ड अप किया है ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस थोड़ी आएगा कि पहले पेंडिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, वहां पर मिक्स्ड होता है। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस सेगमेंट में आया है, और इसकी अगर इंपॉर्टेंट फीचर किसी चीज की बताई है तो किसके रिलेटेड है क्वेश्चन। जब भी हमारे पास इनकरेक्ट पूछा जाता है तो इसको हमेशा एग्जाम में अंडरलाइन करना, इनकरेक्ट या नॉट।
क्योंकि कभी कभार एग्जाम में कंफ्यूजन होती है और वही हमारे पास जो है सिलेक्शन को रोक लेता है कि कभी कभार 1 मार्क आधा मार्क्स, जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है हमेशा 4 से 5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हर एक में मुझे 0.25 0.5 एंड मैक्सिमम 0.75 से रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया। Which of the following option is incorrect with reference to the famous fabric weaved under handloom sector in Union Territory of Jammu and Kashmir? आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हैंडलूम सेक्टर में कुछ फैब्रिक्स जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, जो वीव्ड किए जाते हैं, इसमें से इनकरेक्ट कौन है? ठीक जो है वो नहीं बताना, जो इनकरेक्ट है वो आंसर रहेगा। रफल शाल, बिल्कुल हमारी पास रफल शाल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारी पास कश्मीर रीजन में बनाए जाते हैं। और रफल शाल की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी पास वूल होती है जिसको हम कहते हैं मरीनो वूल, क्या कहते हैं? मरीनो, जो कि लोकल वूल होती है, लोकल शिप से वूल एक्सट्रैक्ट की जाती है तो उसके रफल शाल्स बनाए जाते हैं। और रफल शाल की कीमत जो है ऑन द बेस ऑफ काउंट्स, जो मैंने वहां पर भी आपको बताया था। उसके बाद कंशाल की अगर हम बात करते हैं तो कंशाल हमारे पास पश्मीना शाल ही होते हैं, लेकिन हमारी पास इनका बनाने का तरीका जो होता है वह डिफरेंट होता है। इसमें कंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी पास वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल पश्मीना होता है उसमें शटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको कंशाल, और दूसरी वजह भी ये है कि ये हमारी पास स्टार्टिंग से ही कन्हामा रीजन जो है श्रीनगर में है, वहां पर इनको तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है रबड़ी शाल कोई शाल हमारे पास जम्मू कश्मीर में ऐसा है नहीं। उसके बाद पश्मीना शाल, जो कि हमारी पास बनाया जाता है फ्लीस से, जो कि ऑब्टेन की जाती है कैलगोट से। किससे? कैलगोट से, जिसको शांगथंग गोद भी कहा जाता है, क्योंकि शांगथंग प्लेटू के आसपास मतलब लद्दाख में हमें मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है रबड़ी शाल। ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी पास से फेयर एंड फेस्टिवल में से हमारी पास मकर संक्रांति। अगर मकर संक्रांति की बात करते हैं तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि हमारे पास मकर संक्रांति जो है ये दूसरा नाम है हमारे पास लोहड़ी का। किसका? लोहड़ी का। और लोहड़ी हमारे पास जो है वो 13 जनवरी को मनाई जाती है। 13 जनवरी को। दो रीजन हमारे पास होते हैं, एक तो हमारे पास ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, राबी क्राफ्ट्स का हार्वेस्ट फेस्टिवल, और दूसरा होता है कि इसको एज वेलकमिंग फेस्टिवल होता है टू द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग इन स्पेशली इन जम्मू रीजन। ये ध्यान रखना आपको, मकर संक्रांति। अब यहाँ पूछा जा रहा है जो मकर संक्रांति है, लोहड़ी जो हमारे पास है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द डिफरेंट नेम। इट इज अब ये फेस्टिवल है क्या? फेस्टिवल ऑफ कलर नहीं, वो होली होता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स नहीं। फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग, फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। और लोहड़ी के दौरान हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डांस जो है जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है, वो है हमारे पास चज्जा डांस। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारे पास एक और डांस होता है, जैसे जिसको हम कहते हैं डंडा रस, वो भी हमारे पास इसी ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाता है, या क्या कहते हैं कि परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन आया था ये हमारी पास लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो एग्जाम हुआ था 2020 के आसपास, उसमें ये हमारे पास क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पर पूछा गया था सुबहदार जो टेंपल हमारे पास है वो कहां पर है। तो यहां पर हमारे पास सुबहदार मेला जो है ये फेयर फेस्टिवल्स में आता है, हमने डिस्कस भी किया है। इट टेक्स प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे पास एक लोकल फेस्टिवल है जो कि रीजनल आप कह सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ये हमारे पास आ जाता है, ये सुबहदार टेम्पल जो है, ये सुबहदार एक रीजन है, वो है भद्रवा में। कहां पर? भद्रवा में। और भद्रवा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? हमारे पास डोडा डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे लोकल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि कुनसौथ हमारे पास है कि नहीं। इसी तरीके से हमारे पास तिहाड़ की अगर हम बात करते हैं जो चित्र में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसी तरीके से नाग पंचमी के दौरान यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाता है भद्रवा रीजन में। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लद्दाख के रिलेटेड एग्जाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने बताया भी है, पढ़ाया भी है। दोष आर फेस्टिवल ऑफ द स्केपगोट जो हमारे पास है, इट इज सेलिब्रेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली हमारे पास ये लद्दाख रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ जो कल्चर है, उसमें एक इंपॉर्टेंट अटायर आता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया है, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2022-2023 में, हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है।
अब ध्यान रखना हमारी पास क्वेश्चन किस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी जाएगी। अभी जो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है ये है फीचर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जाम में क्वेश्चन जो है फीचर्स के रिलेटेड भी, फीचर्स के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहां पर बताया है कि हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ द कश्मीर इन विंटर, जो विंटर में टेम्परेचर रहता है, इट में गो डाउन टू -15 इन हिली एरियाज वाइल एज -15 नहीं, 15 degree Celsius in hilly areas, while as in plants have comparatively better temperature at -5 -8। मतलब सिंपल भाषा में कि हमारी पास कश्मीर रीजन में जो आसपास क्लाइमेट रहता है वो नेगेटिव जाता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है। इस चीज से बचने के लिए हमारी पास यहाँ पर अडाप्ट करने के लिए जो लोकल पीपल यहाँ पर होते हैं वो एक वूलन क्लॉथ पहनते हैं एंड अ लॉन्ग गोन टाइप टू सेव देम फ्रॉम द चिल। जो यहाँ पर बहुत ठंड होती है उससे बचने के लिए एक गाउन टाइप जो कि वूलन क्लॉथ होता है, या उसके बाद जो गाउन टाइप वो पहनते हैं, वो जो गाउन है दैट्स कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? क्या मुरु है, पाउंचेई है, फेरन है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास फेरन। आप मुझे बताएंगे एक टर्म है कसाबा। कसाबा जो है ये भी अटायर के रिलेटेड ही है। आप मुझे ये बताएंगे ये जो कसाबा टर्म है ये किसके साथ एसोसिएटेड है क्या है हमारे पास है? ये भी कल्चर में ही आता है। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डांस इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर। देखो डांसेस में किसी भी फेस्टिवल में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर के बेस पर आता है। ये कभी कभार डायरेक्ट आपको डांस या शाल या म्यूजिक या कोई फेस्टिवल के रिलेटेड डायरेक्ट पूछा जाएगा, लेकिन मोस्ट मेजर टाइम उसके फीचर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, पूछा जाता है ये कौन सा डांस है। ये अब यहां पर एक डांस के फीचर बताया जा रहा है कि डांस एक डांस है विच इज जनरली परफॉर्म्ड, कब परफॉर्म किया जाता है? आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग व्हेन द ब्राइड इज अबाउट टू लीव हर पेरेंटल होम। जब हमारे पास ब्राइड होती है वो ऑलमोस्ट अब उसको पेरेंटल होम जो है हमारे पास है वो छोड़ना होता है, उस टाइम पर एक डांस परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस परफॉर्म हमने पढ़ा भी है, डांस कौन परफॉर्म करती हैं? फीमेल्स डांस परफॉर्म करती हैं। और कौन? हमारे पास कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित। अब ये वाला डांस जो हमारे पास है ये है कौन, आपको बताना है। एक हमारे पास है विघ्नचन, दुम्बाल डांस, हफीजा डांस, बाण जश्न। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वही विघ्नचन है, हमने डिस्कस भी किया है, डिटेल में डिस्कस। इसी तरीके से दुम्बाल डांस की बात करेंगे, ये हमारे पास एक फेमस डांस है कश्मीर रीजन में, लेकिन इसको पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है, दैट्स अ वातल कम्युनिटी, या जिनको हम शेख कम्युनिटी कहते हैं, तो वो हमारी पास है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बहुत सारी फीचर हैं कि वहां पर हमारे पास जब ये परफॉर्म किया जाता है तो सेंटर में एक फ्लैग टाइप लगाया जाता है, तो उसके आसपास वो डांस करते हैं। और इट्स समथिंग लाइक जो भांगड़ा डांस हमारे पास पंजाब रीजन में होता है उस तरह। इसी तरीके से कलरफुल रोब्स वो लगाते हैं, कोनिकल कैप लगाते हैं, सारे फीचर्स के। हफीजा डांस की बात करते हैं, जो पहले क्या करते हैं कि परफॉर्म किया जाता था वेडिंग्स में, इसको वुमेन परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद बैन किया गया था और इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने हफीजा डांस, लेकिन इसी को फिर रिप्लेस किया बच्चा नगमा ने, बच्चा नगमा। तो एग्जाम में आ जाएगा जो बच्चा नगमा, ध्यान रखना बच्चा नगमा जो डांस है उसमें जो डांसर होता है उसको हफीजा डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? हफीजा डांसर, हफीजा डांसर। इसी तरीके बाण जश्न जो है ये एक थिएट्रिकल डांस परफॉर्म किया जाता है कश्मीर वैली में। उसके बाद विच इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा फोक म्यूजिक जो है जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है, या फोक म्यूजिक जो है जम्मू कश्मीर का। सोहार बिल्कुल भी नहीं, ओवी पंडवानी बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं। हमारे पास जो है चक्री है, और ये हमने म्यूजिक में पहला डिस्कस किया था। हमारे पास चक्री की अगर हम बात करते हैं, इसको परफॉर्म किया जाता है जब फेरी टेल्स या सिंपल भाषा में कहानियां सुनाते हैं ना, पहले कहानियां सुनाती थी जिसको दलीलें कहते थे, तो उसको एक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है जो कि चक्री होता है। इसमें संतूर का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें साज का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो हमारे पास जो क्या कहते हैं कि जो लोकल सितार होता है, और हमारे पास वसूल जिसको तबला कहते हैं वो भी इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड चीज हमारे पास ये कब परफॉर्म किया जाता है? जो रफ डांस होता है, जो रफ डांस होता है उसके एंडिंग पर ये सॉन्ग जो है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है, मिस्टिक पोइट्री जो है ये गाया जाता है। उसके बाद हमारी पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल डांस विच इज परफॉर्म इन वेडिंग ऑफ द कश्मीर। आपको बताना जो ट्रेडिशनल डांस है जो कि वेडिंग्स में परफॉर्म किया जाता है, कहां पर? कश्मीर में। क्या वो बाण जश्न होता है? नहीं, ये हमारी पास थिएट्रिकल डांस, रफ डांस, ये हमारे पास परफॉर्म किया जाता है सर्टेन सेलिब्रेशन, जैसे ईद की बात की जाएगी,
इसी तरीके से बचनगमा की अगर हम बात करते हैं तब ये वेडिंग डांस में ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल जो हमारे पास था वो कौन था? हफीजा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी कि आप बचनगमा को, क्योंकि अभी जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको कहा जाता है बचनगमा, लेकिन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जो है वो है ही हमारे पास हफीजा डांस, ये आपको ध्यान रखना। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हफीजा डांस। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डैश डैश इज अ फॉर्म ऑफ थिएट्रिकल डांस। ये हमारे पास थिएट्रिकल डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर। दोनों डांस थिएट्रिकल डांस नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया। बचनगमा जो है ये हमारी पास वेडिंग डांस हमारी पास है, जहां पर हमारी पास एक टीनेजर बॉय जो है वो डांस परफॉर्म करता है और साथ साथ में गाता भी है, तो इसको कहा जाता है बचनगमा। उसके बाद रफ डांस अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारी पास है बांड पत्थर। बांड पत्थर जो हमारे पास है ये एक थिएट्रिकल डांस है, ये हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक थिएट्रिकल डांस फॉर्म है। क्या है हमारे पास? बांड पत्थर, या हमारे पास दूसरा होता है बांड जशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मटेरियल ऑफ नमदा। जो नमदा हम बनाते हैं, ध्यान रखना, जो नमदा क्रिएट किया जाता है, अगर आपने लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखे होंगे तो नमदा हमारे पास आ जाता है कारपेट्स में। किसमें? कारपेट्स में। और इनको बनाने के लिए हम या तो सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो वूल इस्तेमाल किया जाता है, या तो हमारे पास क्या होता है? मिक्स, या तो मिक्स होता है। इसको एक बैकिंग देने के लिए, कारपेट को बैकिंग देने के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ड्यूरेबिलिटी के लिए, जस्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए हमारे पास कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर हमारे पास क्या है? ये है नमदा। नमदा में क्या होता है कि नमदा को बनाने के लिए वीविंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहां पर हमारी पास जो वूल होती है उसको फेल्ट किया जाता है, फेल्टिंग किया जाता है, जिसकी मदद से आपको नमदा इस प्रकार का एक साइड में वूल आपको दिखेगी, इस तरीके का डिजाइन होगा, जिसमें मैट्स भी बनाए जाते हैं, तो इस तरीके का बनाया जाता है नमदा। लेकिन नमदा किस चीज का बनाया जाता है? वुड, कॉटन, सिल्क या वूल ऑफ शिप्स। तो यहां पर इसको बनाया जाता है वूल ऑफ शिप से बनाया जाता है। ध्यान रखना, हमारे पास सिल्क या ये सारी चीजें जो है ये जॉइंटिंग के लिए, नॉट्स देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो यहाँ पर कॉटन भी दिया है, यहाँ पर सिल्क भी दिया है, वूल भी दिया है, तो आपको ध्यान रखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये तभी पता चलेगा कि जब आप बहुत बार रिवाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे। तुक्का मारेंगे तो वैसे आपको समझ नहीं आएगा, रटा मारेंगे तब भी समझ नहीं आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फोटोग्राफ। जो रामबाग सिल्क फैक्ट्री थी वो सबसे पहली सिल्क फैक्ट्री बनी थी, और 1942 में सबसे बड़ी एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट सिल्क फैक्ट्री जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी जम्मू कश्मीर में, रामबाग सिल्क फैक्ट्री। इसका जो स्टार्ट किया था द रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री, तो आपको बताना है महाराजा प्रताप सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी। अब आगे इंपॉर्टेंट पोइट्स जो पर्सनैलिटीज होती हैं जो लिटरेचर के रिलेटेड है, या हमारी पास म्यूजिक के रिलेटेड है, या पोइट है, पोइटेस है, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। बिल्कुल आसान है, अगर आपने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अच्छी तरीके से डिस्कस की होंगी, समझी होंगी, तो हमारी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हबा खातून। हबा खातून का ओरिजिनल नाम जो था वो था जून, क्या था? लेकिन जब उसने चक रूलर यूसुफ शाह चक के साथ शादी की, तो उसके बाद इसका नाम रखा हबा खातून। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी पास हबा खातून जो है दैट इज नोन फॉर लॉल लिरिक्स, जो कि स्पेशली एक काइंड ऑफ रोमांटिक पोइट्री हमारे पास है, वो हबा खातून ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉल लिरिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। आप मुझे ये पर ये बताएंगे क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है कि इनका बर्थ जो हुआ था वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद हमारी पास बिल्ट लाइक अ फ्रेंच चैटिव, हमारी पास चैटिव, ये जो हमारे पास फ्रेंच चैटिव है, built like a friend on a hill overlooking the river Tavi is a built architectural design of French sandstone। यहां पर फीचर बताया जा रहा है एक आर्किटेक्चर के रिलेटेड, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्चर के बेसिस पर है, जो हमारे पास फ्रेंच पैलेसेस बनाई जाती थी उसके बेसिस पर है। और कहां पर है? एक हिल पे बनाया गया है। कहां पर? ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। और यहां पर इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। आपको बताना है कि ये डिस्क्रिप्शन जो है किसके रिलेटेड है, क्या बाहु फोर्ट के रिलेटेड, अमर महल पैलेस, या मुबारक मंडी पैलेस, या जसरोटा फोर्ट। इसका ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो है अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस जो हमारे पास है ये बनाई थी राजा अमर सिंह ने इसको बनाया था, ठीक है नहीं। अगर बहु फोर्ट की बात करते हैं तो ये तो हमारे पास एंशिएंट फोर्ट है जिसको बिल्ड किया था राजा बहुलोचन। किसने?
राजा बहुलोचन। लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो किसने यहाँ पर किसने बनाया था? हमारी पास बाहु फोर्ट का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो आपको बताना है कि ये किसने यहाँ पर बिल्ड किया था। उसके बाद रेनोवेशन जो है लेटर फेज में महाराजा गुलाब सिंह ने पहली बार किया था। तो यहां पर बाहु फोर्ट जो है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर उसी जगह पर, जिस जगह पर बहुलोचन ने बनाया था, वो एक देव डायनेस्टी का रूलर है। इतना मैं हिंट दे सकता हूं, देव डायनेस्टी का रूलर है। आपको बताना उस रूलर का नाम क्या था। उसके बाद मुबारक मंडी कम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो है ये बनाया गया था हमारे पास 80th सेंचुरी में, 1700 समथिंग में, राजा ध्रुवदेव ने। किसने? राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव हमारे पास पहला इंडिपेंडेंट रूलर रहा था जो कि अब मनसबदार नहीं रहता है सेंट्रल या जो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान्स का। उसके बाद हमारे पास है जसरोटा फोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ये भी देव डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था जसदेव। क्या था? उसने जसरोटा फोर्ट बनाया था। अच्छा, जसरोटा फोर्ट जो हमारे पास है ये कहां पर है? ये हमारे पास है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहां पर है? एग्जाम में आ सकता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज रिवर के किनारे पर हमारे पास बनाया गया है। और यहां पर ध्यान रखना, जो जसरोटा फोर्ट है ना, जसरोटा फोर्ट का एक मैन एंट्रेंस गेट है। मैन गेट जो हमारे पास है उसको कहा जाता है दिल्ली गेट। क्या कहा जाता है? दिल्ली गेट। ये आपको ध्यान रखना। जसरोटा फोर्ट कहां पर है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। किसने बिल्ड किया? जसदेव ने। किस रिवर के बैंक पर? उज रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हमारी पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रेनाउड पोइट इज नॉन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। जॉन कीट्स जो थे वो एक रोमांटिक पोइट थे, हमारी पास इंग्लिश के रोमांटिक पोइट थे। तो यहां पर हमारी पास जो कश्मीर रीजन में या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहां पर किस पोइट को कहा जाता है? जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। तो ऑब्वियसली हमारी पास एक तो यहां पर नंद ऋषि है, वो हमारी पास एक सूफी प्रीचर थे, सूफी सैंट थे, जिन्होंने अपना सूफी क्या कहते हैं इस्लामिक टीचिंग जो है वया जो पोइट्री है वो भी ज्यादा स्प्रेड की। और इनकी जो पोइट्री है नंद ऋषि, जिसको हम शेख नूरुद्दीन नूरानी आलमदारी कश्मीर भी कहते हैं, जिनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था कायमू में। कहां पर? कायमू कुलगाम में हुआ था। और इनकी पोइट्री को जो कहा जाता है दैट इज श्रुक्स। क्या कहा जाता है? श्रुक्स। और श्रुक्स का एक कलेक्शन बनाया है जिसका नाम है नूरनामा। क्या नाम है? नूरनामा, जो आपको चरार शरीफ में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? चरार शरीफ जो हमारे पास है वो है बडगाम में। कहां पर? बडगाम। या को ध्यान रखना। इसी तरीके से दीनानाथ नदीम भी एक इंपॉर्टेंट पोइट हमारे पास रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं गुलाम अहमद मजूर की अगर हम बात करते हैं, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पोइट रहेंगे जो कि हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे रसुल मीर और महमूद गामी से, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। तो इस गुलाम अहमद मजूर की भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो हमारी पास एक टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या दिया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर, क्योंकि इनकी पोइट्री के बेसिस पर। आप मुझे बताएंगे गुलाम मजूर की इंपॉर्टेंट पोइट्री जो है जो सबसे पहले उन्होंने लिखी थी, एक गार्डन के रिलेटेड लिखी थी, ये आपको बताना है। उसके बाद हमारी पास से रसुल मीर की अगर हम बात करते हैं तो रसुल मीर जो है वो हमारी पास जो लव पोइट्री है या सिंपल भाषा में हम कहेंगे रोमांटिक पोइट्री का जो है उसे एक बनाया जाता है रोमांटिक पोइट कश्मीर रीजन में। तो इसलिए इनका नाम जो ध्यान रखना, ये तो हमारी पास एक तो ये है कि ये फादर ऑफ कश्मीरी गजल भी है। गजल जो कश्मीरी गजल है उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद हमारी पास क्या चीजें हैं कि नेक्स्ट हमारी पास ये है कि इसको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यही रहता है। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2021 की स्कीम है। लेकिन हमारी पास आप एक काम करेंगे, आप मुझे बताएंगे, एक तो ये मैं डिस्कस करूंगा, आप मुझे बताएंगे जो रिसेंटली कारखानदार स्कीम जो है वो किसके रिलेटेड है, ये आप मुझे बताएंगे। देखो 2021 में क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री कौशल योजना 3.0 थी, अ पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू रिवाइव। किस चीज को रिवाइव करने के लिए? क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस चीज के लिए? कैलिको पेंटिंग, बशोली पेंटिंग, फुलकरी या नमदा। अगर कैलिको पेंटिंग की बात करते हैं तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हुई है। बसोली पेंटिंग ऑब्वियसली कठवा अभी हमने डिस्कस किया। फुलकरी तो हमारी पास एक क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी, ये हमारी पास एम्ब्रॉयडरी है जो कि जम्मू रीजन की एम्ब्रॉयडरी है। लेकिन हमारे पास नमदा जो है कारपेट है, जिसके साथ ये हमारी पास जो स्कीम है वो एसोसिएटेड है। उसके बाद हमारी पास से क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी पीपल। कश्मीरी पीपल का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज फेरन। विच द फॉलोइंग डांस, आपको बताना है कि डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है टू द ऑनर ऑफ लोक देवताज या लोक देवीज या ग्राम देवताज हमारे पास, या कुल देवताज, एज थैंक्स गिविंग रिचुअल इन द जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा डांस है, हमने डिस्कस किया है, ये हमारे पास है कुद डांस। बाकी चीजें हमने डिस्कस की ऊपर भी, और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमारी बस लेह पैलेस है, दब ये अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मेंशन किया पहले, ये क्वेश्चन आया है इसलिए मेंशन किया। लेह पैलेस जो है दैट वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी दैट रूल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, दैट वाज नागमियाल डायनेस्टी, जिसका रूलर जेपाल नागमियाल जो है उसको डिफीट दिया था जोरावर सिंह ने। तो हमारे पास क्या है कि हु रोट रामायण इन तमिल, आपको बताना है किसने हमारी पास रामायण जो है वो तमिल में लिखी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दव, ये उतना देखो, ये क्वेश्चन आपको हमारे पास जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है वहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज कंबन। उसके बाद हमारी पास है द श्राइन ऑफ बाबा चमयाल, जो हमारे पास श्राइन है बाबा चमयाल की, दैट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर श्राइन है या पर्टिकुलर हमारे पास कोई रिलीजियस प्लेसेस है या पर्टिकुलर टेंपल है, तो या किसी चीज के साथ एसोसिएटेड है, किसी डेटी के साथ एसोसिएटेड, किसी क्या कहते हैं कि रिलीजियस पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड है, तो वो भी एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारी पास है सिंपल क्वेश्चन है, ये सामर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद हमारी पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी, अगर डोगरी स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास शक्तिकरण, शक्तिकरण एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, उसने हमारे पास डोगरी जो स्क्रिप्ट है उसको इनोवेट किया था। लेकिन डोगरी लैंग्वेज और डोगरी का फादर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास रामनाथ शास्त्री हैं। उसके बाद हमारी पास है द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर लैंग्वेज, जो कश्मीर लैंग्वेज अभी हमारे पास है, उसकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है जिससे इसको लिखा जाता है वो कौन सी है। देखिए हमारे पास इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो थी दैट वाज शादा स्क्रिप्ट, लेकिन अभी हमारे पास जो स्क्रिप्ट है दैट इज पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट। यहाँ पर टकरी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट एक्चुअल में थी डोगरी। अभी भी इसमें लिखा जाता है, लेकिन अभी देवनागरी स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल किया जाता है डोगरी में। दक्कनी और रेख्ता जो है दे आर कॉमन डायलेक्ट्स, ऑब्वियसली हमने उर्दू के रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो दक्कनी और रेख्ता जो है ऑब्वियसली ये उर्दू लैंग्वेज के डायलेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर के रिलेटेड है कि नॉन एज ललवक्स, जिनको ललवक्स कहा जाता है, दीज वर्सेस आर अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, कि ये जो ललवक्स है ऐसा कहा जाता है कि ये अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज है। तब इससे पहले हमारे पास जो है राजनाग शिद्दीकंतक जो है उसने लिखा है, इससे पहले ललवक्स से पहले लिखा है कश्मीरी लैंग्वेज में, लेकिन आपको बताया कि वन ऑफ द अर्लीस्ट जो है वो है ललवक्स एंड आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। आप हम बताएंगे कि ये है क्या, ये इसके साथ जो है कौन सा पर्सनालिटी नीचे एसोसिएटेड है, क्या नंद ऋषि, नहीं, उसके जो राइटिंग्स थे उसको श्रुक कहा जाता था। इसी तरीके से हबा खातून की बात करेंगे, लॉ लिरिक्स। इसी तरीके से हमारे पास ललदित जो है उसके साथ हमारे पास ललवक्स या ललवकियानी जो हमारे पास लिखा जॉर्ज ग्रीसन ने, उसने ट्रांसलेट किया था। इसी तरीके से परमानंद की अगर हम बात करते हैं, परमानंद भी हमारे पास वैष्णवाइट एक क्या कहते हैं काइंड ऑफ पोइट थे, हमारे पास एसेटिक थे, जिसने हमारे पास शिव लागुन भी लिखा है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारे पास पेंटिंग स्टाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर की पेंटिंग स्टाइल है वो किस स्टाइल के अंडर आ जाता है, पहाड़ी, राजस्थानी, मैसूर, तंजौर। तो ऑब्वियसली पहाड़ी हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल आसान है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो रामायण एपिक है उसको कश्मीरी लैंग्वेज में 18th सेंचुरी में, ध्यान रखना, ये भी नाम भी याद रखना है कि किस नाम से लिखा, राम अवतार चरिता। राम अवतार चरिता जो है वो ट्रांसलेट किया है रामायण को इस बुक में, मतलब इस नाम से। तो किसने किया था, वो है हमारे पास प्रकाश राम। प्रकाश राम इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास है दिस फोक डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय मैन पॉपुलर अमंग द वातल ट्राइब, इट इज परफॉर्म टू वेलकम स्प्रिंग सीजन। तो हमारे पास ये हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये हमारे पास डांस जो है एक्चुअली यहाँ पर फीचर बताया गया है दुम्बाल डांस की। विंग मानसून हमने पहले भी डिस्कस किया, हफीजा डांस, बांड पत्थर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज दुम्बाल डांस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक म्यूजियम के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे पास एक म्यूजियम है
that has a gallery of paintings and a library in which approximately 25,000 books on various subject and discipline यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको बताना है कि यह कौन सा म्यूजियम है। ऑब्वियसली हमारे पास ये म्यूजियम जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे पास है अमर महल पैलेस में। ध्यान रखना हमारे पास पिंक हॉल जो है वो एक्चुअल में हमारे पास डोगरा म्यूजियम है। डोगरा म्यूजियम में आपको मिलेंगे शाहजहां की जो गोल्डन बो एंड एरो है और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन ये जो अभी फीचर बताया जा रहा है ये हमारे पास अमर महल पैलेस में है। उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन डोगरी जो है वो किसने इनिशिएट किया था, किस महाराजा ने इनिशिएट किया था, ये इनिशिएट किया था महाराजा रणबीर सिंह ने। उसके बाद हमारी पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि पॉपुलर डोगरी पोएम शेर फेलो फैलगे पब्लिश्ड इन 1944 बाय, ये जो हमने डिस्कस भी किया है पोइट्स में कि ये जो हमारे पास पोइट्री कलेक्शन थी ये पब्लिश की थी, लेकिन किसने हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड कौन सा है, तो ये हमारे पास दीनू भाई पंत जो रामनाथ शास्त्री के साथ साथ इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने डोगरी संस्था एस्टैब्लिश की थी। उसके बाद लॉ लिरिक्स की बात करेंगे तो अभी तक हमने बहुत बार डिस्कस किया, लॉ लिरिक्स जो है वो हब्बा खातून ने इंट्रोड्यूस किया था, पॉपुलराइज किया था। उसके बाद हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस, आपको फोक डांस के इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर बताए जा रहे हैं। किस फोक डांस में हमारे पास जो गर्ल्स होती हैं परफॉर्म करती हैं डांस जिसमें एक दूसरे के हाथ होल्ड करते हैं अपोजिट हैंड एंड रोटेट देमसेल्व्स क्विकली, ऐसे ऐसे घूमते हैं, वो हमारी अगर कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर हमारी पास है हिकट डांस। क्या है? हिकट डांस। लेकिन हिकट डांस यहां पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यही सेम डांस परफॉर्म किया जाता है जम्मू में जिसको कहा जाता है केकली डांस, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है केकली डांस है। इसी तरीके से लेत्री की अगर हम बात करते हैं तो लेत्री जो हमारे पास है जब ग्रास कटिंग होती है तो उस टाइम पर लेबर डांस परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको कभी कभार लेबर डांस भी कहते हैं। इसी तरीके से डंडा रस की बात करते हैं तो इसको डांडिया रस भी कहा जाता है। तो इसको परफॉर्म किया जाता है कि हर एक हाथ में जो क्या कहते हैं कि स्टिक्स होती है एक दूसरे के स्ट्राइक करते हैं, तो ये लोहड़ी के ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता है। फुमिया की बात करते हैं तो ये भी जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है, इसमें मुद्रास का खास ख्याल रखा जाता है, तो ये फुमिया डांस जो है क्या कहते हैं जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद कारपेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कारपेट इंडस्ट्री जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय रूलर की बात की जा रही है, तो कारपेट इंडस्ट्री जो है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सुल्तान जैनुल आबदीन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन को बादशाह भी कहा जाता है, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इसकी है, अगर आपने देखना होगा तो हमने हिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस किया, वहां पर आप जाएंगे और देखेंगे सुल्तान जैनुल आबदीन का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फ्लीसी वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग, पश्मीना शाल्स के लिए जो वूल्स इस्तेमाल किया जाता है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पश्मीना शाल, ओरिजिनल पश्मीना शाल्स को बनाने के लिए हमारे पास जो है वो होती है कैलगोट। हमने डिस्कस किया कैलगोट को का दूसरा नाम जो है चांगड़ा भी है और शांगथांग गोट है, क्योंकि शांगथांग प्लेट्यू पे मिलती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा शांगथांग। ध्यान रखना है। आप मुझे बताएंगे हमारे पास मारखोर जो हमारे पास है, मारखोर किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में मिलता है, और ये जो मारखोर है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जब हम डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फाना में, ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म एन एफिगी ऑफ मॉडल our model of peacock that is made of bamboos and colored paper is carried by every group and every member has a stick in his hand। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि हमारे पास ये जो डांस होता है इसमें ये प्रॉप होता है कि हर एक हाथ में एफिगी या मॉडल होता है पीकॉक का, जो कि किससे बनाया जाता है? बैम्बूज से, और कलर्ड पेपर होते हैं, और हर जितने भी वहां पर परफॉर्म करते हैं उनके हाथ में होती है स्टिक्स, वो स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे पास है डंडा रस, ये परफॉर्म किया जाता है हमारे पास लोहड़ी ओकेजन पर, लोहड़ी ओकेजन पर। बाकी दुम्बाल डांस, हफीजा डांस, कुड डांस हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पास जम्मू एंड कश्मीर में आर्ट, क्राफ्ट या कल्चरल एलिमेंट्स जो हमारी पास है, या जो कल्चरल हेरिटेज हमारी पास है, चाहे वो टेंजिबल है या नॉन टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, उन सारी चीजों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है या नहीं है, कितनी चीजों को मिला है
कितनी चीज़ों को नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास क्राफ्ट में जिस तरीके से अदर चीज़ जैसे कि ज़ैफ़रान की बात की जाएगी, सुलाई होने की बात की जाएगी, उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसी तरीके से हमारे पास क्राफ्ट में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है। आपको पता होना चाहिए कि किस-किस को हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो मिला है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि कश्मीर सोज़नी क्राफ्ट जो है, जिसको नीडल एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, जो कि जनरली हम किस पर करते हैं, जो पश्मीना शाल्स होते हैं उन पे नीडल एम्ब्रॉयडरी की जाती है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसी तरीके से कश्मीर वालनट वुड कार्विंग जो होती है उसको रिसेंटली हमारी पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसी तरीके से खत्म बंद की बात करते हैं, जो कि हमारी पास सीलिंग की जाती है, ऊपर रूफ में सीलिंग की जाती है, वुड की सीलिंग की जाती है, छोटी छोटी पीसेस जियोमेट्रिकल पीसेस बनाए जाते हैं, उनको जोड़ के हमारे पास सीलिंग की जाती है, उसको खत्म बंद कहा जाता है। उसको भी हमारे पास जियोग्राफिकल, इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसको भी जीआई टैग, इसको भी जीआई टैग। उसके बाद हमारी पास है कश्मीर रेड डिलीशियस एप्पल, जो हमारी पास है, इसको कोई भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिला है। तो कि हमारी पास जो है एप्पल कंट्रीब्यूशन जो है, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाएगी, इंडिया से एक्सपोर्ट की बात की जाएगी, तो हमारी पास जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज्यादा हमारी पास एप्पल्स प्रोवाइड करता है एज अ एक्सपोर्ट आइटम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कश्मीर सेफ्रान की बात की जाएगी, जिसको भी रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसका मतलब हमारी पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 एंड 5 ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको पता हो। अब ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट करने का मकसद क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट करने का मकसद मेरा ये नहीं होता है कि आप इन क्वेश्चन को देखेंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन आ गया तो आप खुश, तो आप डांस करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुश नहीं होना है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपको ये दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से जेके एसएसबी ने पूछा है, हमारी पास या इस तरीके से अगर क्वेश्चन बन सकता है, तो मुझे सोचना है, ये मैं आपकी बात करूं, मुझे सोचना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इट इज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जो कि हमने डिस्कस की यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारी पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरीज है वो कौन कौन सी हमारी पास है, क्या इसमें कोई ऑप्शन है। देखो फुलकारी की बात करते हैं, तो फुलकारी हमारी पास जम्मू रीजन की, जम्मू में एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही हमारे पास है, वो है फुलकारी। उसके बाद सोजनी की बात करते हैं, तो ये भी हमारी पास जो है नीडल टाइप एम्ब्रॉयडरी है। कसीदकारी की अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है कश्मीर में, उसको कसीदा कहा जाता है, इसलिए कसीदकारी भी जो है हमारे पास एम्ब्रॉयडरी वर्क हमारे पास है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देखो ध्यान रखना, जितने भी हमने डांसेस डिस्कस किए ये सारी क्वेश्चन फिलहाल के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, डांस का पूछा नहीं जा रहा है डायरेक्ट। हाँ, डांस का कोई और नाम भी होगा तो वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लेकिन डांस या फेस्टिवल में आपको फीचर्स बताए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा बताओ कौन सा डांस फॉर्म है या कौन सा फेयर या फेस्टिवल है। यहाँ पर हमारे पास बताया जा रहा है कि एक डांस है, इट इज परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ वुमेन, वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, जो कि एक दूसरे की ओर फेस टू फेस रहती हैं। बट द मोस्ट नोटेबल फीचर इसमें जो होता है वो एक्चुअल में होता है इंट्रिगिंग फुटवर्क, जिसको चक्रा भी कहा जाता है। आप डांसर केयरफुली रेजोनेटिंग विद वन अनदर, बिल्कुल परफेक्ट रिदमिक वे में उनका फुटवर्क जो चलता है। ये कौन सा डांस फॉर्म है, अगर आपको याद होगा ये हमने पहला डांस फॉर्म डिस्कस किया था। जब हमने डांस फॉर्म डिस्कस की उसमें पहला डांस हमने डिस्कस किया था कश्मीर रीजन में, वो था हमारे पास रफ। तो रफ में हमारे पास इस प्रकार की फीचर्स होते हैं, जहां पर वुमेन्स जो है फेस टू फेस ऐसे इस तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो अपना फुटवर्क जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है, नोटेबल फीचर जो होता है इसमें। अच्छा, इस डांस रफ डांस की अगर हम बात करते हैं, इट इज अकम्पेनिड विद चक्रा म्यूजिक, चक्री और चक्रा म्यूजिक जो है, जिसमें हमारे पास जनरली मिस्टिक पोइट्री आई जाती है और ये परफॉर्म किया जाता है ऑन द ईव ऑफ सर्टेन सीजन जो हमारे पास होते हैं उस टाइम पर भी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ईद के पहले पहले इसको परफॉर्म किया जाता है वेलकमिंग के लिए। इसी तरीके से बांड पत्र की बात की जाएगी तो हमारी पास से थिएट्रिकल डांस से हफीजा नगमा की बात की जाएगी, तो हमारी पास ट्रेडिशनल जो वेडिंग डांस है जिसको इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने, फिर बैन किया था एक रूलर ने। आपको बताना है वो कौन सा रूलर था, वो कौन सा महाराजा था जिसने इसको बैन किया था, फिर जाके वचनागमा जो है इंट्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से बाण जश्न की बात करते हैं तो बाण जश्न भी हमारी पास क्या है, एक थिएट्रिकल डांस है। उसके बाद यहाँ पर पोइट्री कलेक्शन के रिलेटेड है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आपको दिमाग में रखना है।
जैसे यहाँ पर किसी पोइट के रिलेटेड फिलहाल ऊपर ऑप्शन में नहीं दिया है, जो हमारी पास स्टेटमेंट है यहाँ पर पोइट नहीं पूछा गया है, यहाँ पर किसी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पूछा गया या पर्सनैलिटी के रिलेटेड नहीं पूछा गया। यहाँ पर बताया है पोएम्स के नाम, पोएम्स की कलेक्शन बताई है, फिर पूछा जा रहा है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर पूछा जा रहा है कि ये जो पोइटिक कलेक्शन है किसने लिखी है। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा भी आता है, और ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया, ये हमारी पास पीवाई क्यों है, ये मैंने डायरेक्ट डिजाइन नहीं किया, हमारी पास ये क्वेश्चन जो है पीवाई क्यों है। तो हमारी पास यहाँ पर पोइटिक कलेक्शन बताया है, पोइटिक कलेक्शन का नाम है मेरी कविता मेरे गीत, इसका मतलब है माई पोएम्स माई सॉन्ग्स। विच वन, ये जो हमारे पास पोइटिक कलेक्शन है इसके बेसिस पर, या ये जो पोइटिक कलेक्शन है इसने साहित्य अकादमी अवार्ड, अब ये पर्सन होगा जिसने साहित्य अकादमी अवार्ड रिसीव किया होगा कब, 1971। ये किसका वर्क है, अब पूछा जा रहा है ये वर्क किसका है, किसने लिखा है। दीनू भाई पंत, नहीं ये उसने नहीं लिखा है। इस तरीके से रामनाथ शास्त्री की बात करेंगे, नहीं, जो कि हमारी पास फादर ऑफ डोगरी जो हमारे पास है वो है रामनाथ शास्त्री। दीन बंधु शर्मा, बिल्कुल भी नहीं। पद्मा सचदेव जो है ये इसने लिखा है, जिनका रिसेंटली हमारे पास डेथ हुआ था 2021 के आसपास, 2022 के। तो हमारी पास पद्मा सचदेव जो है उसने ये लिखा है मेरी कविता मेरे गीत। आप मुझे बताएंगे पद्मा सचदेव ने एक वर्क जो है, एक हिस्टोरिक प्ले है जिसका नाम है मृच्छकंतिकम, मृच्छकंतिकम समथिंग, इस तरीके से, अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। ये हमारे पास एक हिस्टोरिक प्ले है। पहला तो ये है कि हिस्टोरिक प्ले जो है किसने लिखा है, एग्जाम में आता है, ये आपको हेरिटेज में या हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ओवरऑल होता है उसमें भी आ सकता है। मृच्छकंतिकम जो है एक इंपॉर्टेंट प्ले है, जो कि हमारी पास, ध्यान रखना, ये मृच्छकंतिकम जो है ये गुप्ता रूल जो हमारे पास रहा उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देता है। आपको बताना है कि हमारे पास पद्मा सचदेव ने इसको लिखा है, ट्रांसलेट किया है डोगरी में, डोगरी में इसका नाम क्या है ये आपने बताना है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि एक सुराही शेप्ड अर्थल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, सुराही शेप, दिस इज सुराही शेप, इस प्रकार का, दिस इज कॉल्ड सुराही शेप। इस तरीके का हमारे पास जो अर्थल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऊपर से मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, जो एनिमल स्किन का मेम्ब्रेन लगा होता है, इसको बजाते हैं तो ये काइंड ऑफ ढोलक जो होती है, बट अर्थन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आपको बताना है कौन होता है। रुबाब, बिल्कुल भी नहीं, रुबाब जो हमारे पास होता है वो वुडन का बना होता है। संतूर की बात की जाए, इसमें भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 100 स्ट्रिंग्स एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि हमारी पास ध्यान रखना है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो गॉड शारदा थी वो इसको बजाती थी, मतलब ये एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। फेमस संतूर प्लेयर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास अभय सुपुरी है, भजन सुपुरी है, पंडित शिव कुमार शर्मा है, पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये सारी इंपॉर्टेंट संतूर प्लेयर है। उसके बाद हारमोनियम की बात की जाएगी तो हारमोनियम ऐसा नहीं, हरतन म्यूजिकल, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हुआ है तो मकनाडी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 100 स्ट्रिंग्स होती है, दैट इज प्लेड विद द स्टिक एंड यूज्ड इन हफीजा नगमा में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया। मैंने कहा कि वहां पर हम संतूर का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है, अभी मैंने आपको बताया ये है संतूर। इट इज कॉल्ड ए सार्केस्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग, एक काइंड ऑफ सिंगिंग होती है जो कि जनरली कश्मीर में होती है, जो कि सार्केस्टिक होती है। वो रिप्रेजेंट करती है जो करंट, ध्यान रखना, जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, या जो सोसाइटी में कुछ सोशल इविल्स क्रिएट हुए हैं उनके रिलेटेड, लेकिन सार्केस्टिक वे में ये सिंगिंग की जाती है। इसमें एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दहरा कहा जाता है, जिसको दहरा कहा जाता है, वो बजाया जाता है। और जनरली ये जो हमारे पास सार्केस्टिक वे ऑफ सिंगिंग होता है, जब हमारे पास हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो ये डिफरेंट रीजन में जाता है, एक सिंगल पर्सन होता है। ये टाइप ऑफ सिंगिंग जो है आपको बताना है कौन है। जैसे कि चक्री की बात करते हैं, लेकिन हमारी पास इसमें ये सार्केस्टिक नहीं होता है, ये एक ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो बहुत, जैसे कि रॉक डांस के बैकग्राउंड में बोला जाता है, और इसमें बहुत सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं यूज किए जाते हैं। वन नाउन की अगर हम बात करते हैं, ये फीमेल्स, ध्यान रखना है, ये फीमेल जो है इनको गाती है, और स्पेशली वेडिंग्स में। कहाँ पर? वेडिंग्स में। तो इसमें उतना वन नाउन में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद हैंजाई की अगर हम बात करते हैं तो हैंजाई भी हमारे पास वेडिंग म्यूजिक है, लेकिन ये कौन परफॉर्म करता है? ये कश्मीरी पंडित जो हमारे पास फीमेल्स हैं वो परफॉर्म करती हैं, वो यहाँ गाती है। तो लेडी शाह जो हमारे पास है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एक अवार्ड के रिलेटेड है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये आपका होमवर्क है। जितने भी हमारे पास अवार्ड्स हैं रिलेटेड टू
लिटरेचर की बात की जाएगी, म्यूजिक के रिलेटेड बात की जाएगी, जो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स किसी पर्सनालिटी को रिसेंटली मिले हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, या हम बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, या हमारी पास क्या कहते हैं इसको डांस परफॉर्म, वैसे डांस परफॉर्मेंस में यहाँ पर उतने अवार्ड्स नहीं मिलते, बट स्टिल हमारे पास म्यूजिक की बात की जाएगी, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास लिटरेरी अवार्ड्स हैं, जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं जो रिसेंट मिले हैं, वो सारी चीजें आप याद रखेंगे किस किस को मिले हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, सबसे पहले कश्मीर रीजन का या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले किसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, ध्यान रखना, ये अकेडमी अवार्ड लेकिन किस लैंग्वेज में मिला है, डोगरी में। अब अगर साहित्य अकेडमी फर्स्ट अगर हम बात करेंगे ना, सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है, तो वो है हमारे पास क्या कहते हैं, मास्टर जी, मास्टर जी, जिसको हम कहते हैं जिंदा कोल, क्या कहते हैं, जिंदा कोल इसका नाम है। तो ये हो गया कश्मीरी में, ध्यान रखना है किसमें है, कश्मीरी में। लेकिन डोगरी में किसको मिला है, किस चीज के लिए, नीला अंबर काले बादल, ये शॉर्ट स्टोरीज पे मिला है साहित्य, पहली बार, ध्यान, पहली बार डोगरी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो था वो किसको मिला था, नरेंद्र खजूरिया को। ये आपको ध्यान रखना, किस चीज के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। द मेकिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, हमारे पास डोर्स और विंडोज जो है बनाने के लिए, डोर्स या विंडोज वेंटिलेटर्स किस तरीके से बनाया जाता है, फिलिंग देम विद नेटेड लैटिस वर्क फ्रॉम इंटीग्रेट जियोमेट्रिक पैटर्न्स। इस प्रकार का हमारी पास डिजाइन जो है विंडोज या हमारी पास जो डोर्स होते हैं उनको काइंड ऑफ वेंटिलेशन दिया जाता है, हमारे पास छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं, जियोमेट्रिक डिजाइन दिया जाता है। ये किस रिलेटेड, किस चीज के साथ रिलेटेड, किस क्राफ्ट के साथ रिलेटेड है। अब अगर पूछा गया होता कि ध्यान रखना कि जो सीलिंग हम करते हैं तो उसको कहा जाता है खत्म बंद, क्या कहा जाता है, खत्म। लेकिन इस प्रकार का विंडोज में वही क्राफ्ट इस्तेमाल करना, डोर्स में क्राफ्ट इस्तेमाल करना और जियोमेट्रिक पैटर्न्स वहां पर देना, इस चीज को हम कहते हैं पंजरकारी, पंजर। तो हमारी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज अ पंजरकारी। तो हमारी पास पंजरकारी जो एक क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट जो था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। इसी तरीके से पेपर मशी की बात की जाएगी तो पेपर मशी भी हमारे पास पेपर पल्प का बनाया जाता है। पेपर मशी का भी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर रूलर की बात करते हैं तो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। आप मुझे बताएंगे पेपर मशी जो है ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था एक सूफी सेंट ने, किसने, सूफी सेंट। अब रूलर की कभी कभार पूछा जाएगा ना पर्सनैलिटी, जरूरी नहीं रूलर के बेस पर पूछा जाएगा, किस सूफी सेंट ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन सूफी सेंट का नाम क्या था। इसी तरीके से कंदकारी की अगर हम बात करते हैं, जो कि कॉपर वेयर होता है, जो कि कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें डिजाइन बनाए जाते हैं। खत्मबंद हमने बहुत बार डिस्कस किया, अभी भी मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे पास करो डांस जो होता है, जिसको कवर डांस भी कहा जाता है, करो डांस जो है इसको कहा जाता है कवर डांस। बहुत सारे ओकेजन्स पर इसको परफॉर्म किया जाता है, लेकिन प्राइमरली हमारे पास जो चिल्ड्रन होते हैं जम्मू रीजन में, ध्यान रखना, उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो उस टाइम पर एक पर्सन होता है जिसका अटायर जो होता है एंटायरली ब्लैक होता है, और कभी जिस तरीके से क्रो बिहेव करता है उस तरीके से वो डांस परफॉर्म करता है। और ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, अभी मैंने आपको कहा जम्मू रीजन में। उसके बाद हमारी पास है नैनसुक। नैनसुक एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे पास। नैनसुक जो था, नैनसुक वाज अ फेमस आर्टिस्ट। सबसे पहली चीज फेमस आर्टिस्ट था, क्या था हमारे पास, ये पेंटर था, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। हमारी पास जो नैनसुक का एक्चुअल में कहाँ का था, ये था कांगड़ा रीजन का। तो ये कहां पर आ गया हमारे पास, जम्मू रीजन में। कहां पर, जम्मू रीजन, अंडर द पैट्रनेज ऑफ यार दो की, ये हमारे पास राजा रंजीत देव के दौरान भी रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रंजीत देव का ब्रदर था बलवंत देव जो था उस टाइम पर रूलर, एज अ रूलर आप कह सकते हैं, या गवर्नर कह सकते हैं, या जमींदार, सॉरी मनसबदार कह सकते हैं। तो राजा बलवंत देव के अंडर, जो कि हमारे पास कहां पर था, जसरोटा कठवा रीजन में। तो वहां पर हमारी पास ये आता है, उसके अंदर हमारी पास ये क्या कहते हैं, पेंटिंग करता है, जिसको हम कहते हैं गुलेर जसरोटा पेंटिंग। तो हमारे पास आपको बताना है कि जो नैनसुक जो था वो एक फेमस आर्टिस्ट था, पेंटर था। विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग, किस पेंटिंग स्टाइल का एक इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट था। बसोली पेंटिंग की बात करेंगे, नहीं, बसोली पेंटिंग में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आती है जिसका नाम था देवदासा।
जो कि राजा कृपाल पाल के अंडर एक इंपॉर्टेंट पेंटर था। इसीलिए जसरोटा की बात करेंगे तो अभी मैंने कहा आपको गुलेर जसरोटा पेंटिंग स्टाइल जो था वो डेवलप किया था नैनसुख ने। और नैनसुख हमारे पास पहला पेंटर था जिसने पहला पोर्ट्रेट बनाया था राजा ध्रुवदेव का। इसी तरीके से मैसूर पेंटिंग स्टाइल ये हमारे पास यहाँ पर नहीं है। मंकोटिया पेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो मंकोटिया पेंटिंग स्टाइल जो है मंकोटिया स्टेट जो है राजपूत स्टेट थी जम्मू रीजन में, तो वहां पर ये स्टाइल जो है डेवलप हुआ। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर पहले था वो था पोर्ट्रेचर। क्या था? पोर्ट्रेट्स बनाने। फिर उसके बाद गॉड और गॉडेसेस का जो था वो थीम्स भी प्रेजेंट किए हैं हमारे पास। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली है वो है किसमें, ये मैं बात कर रहा हूँ मंकोटिया की, गॉडेस चिन्ना माता, उसका एक इंपॉर्टेंट थीम जो है इसके रिलेटेड है। इसी तरीके से हमारे पास बसोली पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो बसोली पेंटिंग में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो है वैष्णविज्म। क्या है? वैष्णविज्म। अगर हम पॉपुलर थीम की बात करते हैं तो वो है श्रृंगार लिटरेचर जो है उसके बेसिस पर थीम, जैसे कि हमारे पास रास मंजरी है, इसी तरीके से रामायण की बात करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास गीता गोविंदा की बात करेंगे। तो ये सारी श्रृंगार लिटरेचर जो है इंपॉर्टेंट थीम्स रहे हैं किसके? बसोली पेंटिंग स्टाइल के। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल कम डांस। यहाँ पर नेक्स्ट डांस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल। एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा इमोशनल डांस। इमोशनल, इसमें सॉन्ग भी गाया जाता है और डांस भी परफॉर्म किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है विच रिवील्स द फ्रस्ट्रेशन जो न्यूली मैरिड ब्राइड है, जिसका ग्रूम जो है वो वार पे गया है, तो उस टाइम पर परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये डांस का नाम क्या है? क्या हमारे पास फूमिया है? नहीं, हमने पहले भी डिस्कस किया। इसमें हमारे पास जो हमारे पास मुद्रास का खास ख्याल रखा जाता है, जम्मू में भी परफॉर्म किया जाता है। इसी तरीके से डंडा रस की बात की जाएगी, इसमें इंपॉर्टेंट स्टिक्स हाथ में होती हैं जिसको डांडिया रस भी कहा जाता है। ये लोहड़ी पे क्या करते हैं, लोहड़ी के ओकेजन्स पर परफॉर्म किया जाता है। केकली की अगर हम बात करते हैं तो केकली डांस जो है, जिस तरीके से हमारे पास हिकट डांस है, दो गर्ल्स जो है क्रिस क्रॉस करके हाथ पकड़ती है तो गोल गोल स्विंग करती है। सूरमा डांस जो है वो जम्मू रीजन में परफॉर्म किया जाता है, जिसके रेट ऊपर फीचर है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ डोगरी। ध्यान रखना जितने यहाँ पर क्वेश्चन प्रेजेंट किए हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखना है इसी के बेसिस पर, इसी 60 to 70 क्वेश्चन जो यहाँ पर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि परफॉर्म वर्ड आ रहा है ना, डांस परफॉर्म, तो यहाँ पर परफॉर्म कुछ नहीं करना है हमने। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को देख के एनालाइज करके आप खुद एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 तो बनाएंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां से 50 क्वेश्चन एटलीस्ट खुद बनाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो एनफ है आर्ट एंड कल्चर का या कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। फादर ऑफ डोगरी बहुत बार हमने डिस्कस किया है, तो हमारे पास इसका मैन रोल जो था, दैट वाज पिवटल रोल इन रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ डोगरी लैंग्वेज, तो हमने डिस्कस किया, दैट इज रामनाथ शास्त्री। उसके बाद हमारे पास जो प्रताप सिंह म्यूजियम जो है जो श्रीनगर में है, जिसको एसपीएस म्यूजियम कहा जाता है, ये भी हमने हिस्ट्री में डिस्कस किया है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये एस्टैब्लिश हुआ था, ये एस्टैब्लिश किया था, ऑब्वियसली ये एस्टैब्लिश किया था महाराजा प्रताप सिंह ने। लेकिन कभी कभार डेट भी पूछा जाता है। देखो, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि ताकि आप एक्टिव रहेंगे कि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, एस्टैब्लिश किया है, तो इसका डेट भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास, अब देखो, जैसे हमने सिल्क फैक्ट्री का डिस्कस किया, सिल्क फैक्ट्री में मैंने वहां पर क्वेश्चन में डेट भी मेंशन किया। वो इसलिए मेंशन किया कि एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है कि सिल्क फैक्ट्री जो है कब एस्टैब्लिश की गई थी, तो डेट याद रहनी चाहिए। तो इसको एस्टैब्लिश किया था 1898 में, 1898 में। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो बहु मेला होता है या मेला बहु फूड जो हमारे पास है, दैट इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये जो बहु मेला हमारे पास है, ये हमारे पास ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो मार्च अप्रैल में, दूसरा नवंबर दिसंबर में। आप मुझे बताएंगे ये जब सेलिब्रेट किया जाता है किस स्पेशल ओकेजन पर, ऑब्वियसली हमारे पास ओकेजन आप बताएंगे। ये हमारे पास वहां पर एक टेंपल है विद इन द प्रेमाइसेस, इसका नाम है काली टेंपल, तो वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है 2 बार। तो आपको बताना है ये किस रीजन में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरीके से हमारे पास विद रेफरेंस टू द कल्चर ऑफ
ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो बाल्टीज और गद्दीज टर्म है, ये किसके साथ एसोसिएट है? तो ऐसे भी मैंने बताया था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो बाल्टीज वर्ड और गद्दीज वर्ड है किसके साथ है? क्या ये क्राफ्ट है, क्या ये डांस है, क्या ये ट्राइब है, या कुछ भी नहीं? तो ये हमारे पास ट्राइब्स है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 बता रहा है कि ये हमारे पास एक पर्सनैलिटी थी जो कि कश्मीरी सूफी सेंट थी, पोइट, इस्लामिक प्रीचर। कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, कहाँ पर इनकी पैदाइश है? वो है काइमो कुलगाम में। नोन हु स्प्रेड हिज टीचिंग, जिसने अपनी टीचिंग जो थी, इस्लामिक टीचिंग जो थी, वो किस तरीके से स्प्रेड, किस तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाए? पोएम्स के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। और उस पोइट्री को कहा जाता है श्रुक्स, जो कि 4 लाइन कपलेट्स होती थी। अब ये बता रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है किसको रेफर कर रही है, तो ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हमारी पास अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, वो है हमारे पास नंद ऋषि। नंद ऋषि को कहा जाता है, एग्जाम में ध्यान रखना, नंद ऋषि को कहा जाता है आलमदारे कश्मीर, फ्लैग बेरर ऑफ कश्मीर। शाहजनंद, शाहजनंद जो कश्मीरी पंडित है, उसके अंडर जो हिंदूज उसके फॉलोअर है, वो उसको कहते थे शाहजनंद। और इसका एक्चुअल नाम क्या है? शेख नूरुद्दीन नूरानी। ध्यान रखना कहां पर बर्थ हुआ उसका? काइमो कुलगाम में। पर ध्यान रखना इनका श्राइन जो चार शरीफ वो कहां पर है? बडगाम में। इसी तरीके से बुलबुल शाह की अगर हम बात करते हैं तो बुलबुल शाह जो है ये हमारी पास फर्स्ट सूफी सेंट जो कि विजिट किए कहां पर? कश्मीर में, कश्मीर। आप मुझे बताएंगे रूलर कौन था इस टाइम पर जब ये यहाँ पर विजिट किया? वो एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने कन्वर्शन किया था फ्रॉम बुद्धिस्ट टू इस्लाम। तो आपको ध्यान रखना रूलर कौन था। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल? ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया, रसुल मीर। ऑब्वियसली रसुल मीर जो है हमारे पास डूरू शाहबाद अनंतनाग में इनका बर्थ हुआ। इसी तरीके से महमूद गामी इसके साथ में ही हमारे पास कंटेम्प्रेरी था, ये भी हमारे पास रोमांटिक पोइट था महमूद गामी। तो महमूद गामी जो है वो भी अनंतनाग में, सेम प्लेस पर अनंतनाग में इसका बर्थ हुआ है। गुलाम महजूर के बारे में हमने डिस्कस किया। रहमान राही की अगर हम बात करते हैं तो रहमान राही हमारे पास पहले कश्मीरी पोइट है जिनको हमारे पास क्या कहते हैं इसको, जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है ज्ञानपथ अवार्ड, जो हमारे पास ज्ञानपथ अवार्ड होता है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इंडिया में, वो इसको मिला है सबसे पहला। तो हमारी पास ध्यान रखना है जो हमारी पास क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो है फादर ऑफ कश्मीरी गजल कौन है? वो है रसुल मीर। ये हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया। उसके बाद हमारी पास है फेमस कश्मीरी पोइट महमूद गामी। अभी हमने डिस्कस किया, आपको बताना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आते हैं, तो ये अनंतनाग में अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद फर्स्ट कश्मीरी पोइट, पहला कश्मीरी पोइट, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया जब मैंने कहा था पहला डोगरी पोइट कौन था जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1970 में। तो यहाँ पर है कि कश्मीरी पोइट जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो कौन है? वो है हमारे पास जिंदा कौल। ये मैंने वहां पर भी डिस्कस किया। इसको मास्टर जी भी कहा जाता था क्योंकि प्रोफेशनली ये टीचर थे। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर? ये भी हमने डिस्कस किया। वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर कहा था राबिंद्रनाथ टैगोर ने। राबिंद्रनाथ किसको? गुलाम अहमद महजूर, ठीक है नहीं। इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट कश्मीरी पोइट हु वन ज्ञानपथ अवार्ड, अभी हमने डिस्कस किया। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज रहमान राही। जिंदा कोल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये भी एक इंपॉर्टेंट पोइट है। उसके बाद फर्स्ट कश्मीरी पोइट हु वन साहित्य अकादमी अवार्ड, वो है हमारी पास नसीम शेफाई, ठीक है नहीं। नसीम शेफाई का वर्क जो है डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में। तो हमारी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ लोहड़ी? ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया, बट ध्यान रखना है यहाँ पर बताया है मॉन्टेनस रीजन। इन मॉन्टेनस रीजन का मतलब क्या है कि इन रूरल एरियाज और स्पेशली कुद रीजन में ये लोहड़ी फेस्टिवल के लोहड़ी के ओकेजन पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमारी माइंड में आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म होता है जो लोहड़ी के ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता है, चज्जा डांस। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो हो गया हमारा काम खत्म, चज्जा डांस नहीं है। लेकिन इनकेस अगर चज्जा डांस होता लेकिन साथ में होता मॉन्टेनस रीजन, तो हमें चज्जा डांस को क्लिक नहीं करना था, क्योंकि हमारे पास मॉन्टेनस रीजन में जो लोहड़ी के दौरान डांस परफॉर्म किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हेरन डांस। क्या कहा जाता है? हेरन डांस। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हमने
डिस्कस किए। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर और फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तर बनी। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। जो रिवर देविका है, देविका रिवर है, मार्च और अप्रैल मीन्स इन द मंथ ऑफ चित्र, चित्र मंथ में, या जिसको चैत्रा भी कहते हैं, बट एक्चुअल में इसका नाम जो है चित्र, चित्र मंथ में जो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कहां पर, उत्तर बनी में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर देविका। कौन सा हमारे पास ये सेलिब्रेशन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे पास चैत्र चौदश। लोहड़ी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें पता है मकर संक्रांति है 13 जनवरी को। तिहाड़ की अगर हम बात करते हैं रीजनल फेस्टिवल है जो कि हमारे पास भद्रवा या डोडा की अगर हम बात करते हैं, डोडा एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से तिहाड़, अभी मैंने आपको बताया तिहाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली डोडा। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको फार्मर फेयर कहा जाता है, क्योंकि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उस फार्मर के रिलेटेड है, उस फार्मर को याद किया जाता है जिसने सेक्रीफाइस किया था दूसरे फार्मर्स के लिए, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट जमींदार जो क्या कहते हैं ऑप्रेसिव टैक्सेशन करते थे उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास वो जो फार्मर था उसका नाम था बाबा जिट्टू, जिट्टू, है कि नहीं। तो ये हमारे पास बाबा जिट्टू जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं किन के लिए, फार्मर्स के लिए, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट जमींदार का जो ऑप्रेसिव टैक्सेशन था उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो उसके नाम पर एक फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर, जिड़ी में। कहां पर, जिड़ी में। आप मुझे बताएंगे जिड़ी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर जो सेलिब्रेशन किया जाता है उसका नाम जो है दैट इज जिड़ी मेला, जिड़ी। बैसाखी की अगर हम बात करते हैं तो बैसाखी हमारे पास है हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। कौन सी हार्वेस्ट, रबी क्रॉप्स का हार्वेस्ट फेस्टिवल, और ये मनाया जाता है हमारे पास 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास है ऑन द ओकेजन ऑफ लोहड़ी फेस्टिवल। लोहड़ी फेस्टिवल में क्या होता है, जिसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं, विच इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू रीजन एवरी ईयर ऑन 13 जनवरी। 13 जनवरी को कौन सा, देखो लोहड़ी तो लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है 13 जनवरी को, ये भी एग्जाम में आ सकता है। लोहड़ी का दूसरा नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब उसके साथ वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डांस जो होता है, वो कौन सा डांस है। अब यहाँ पर तो डांस का ये नहीं बताया कि किस रीजन में, अगर जनरली पूछा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है इसमें, वो है ओबियसली जज्जा डांस, तो इसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को कहा जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब ध्यान रखना है, मैंने जब डिस्कस किया था मैंने कहा था जब भी पूछा जाएगा हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसमें हमारे पास एक तो लोहड़ी भी आ जाता है, बैसाखी भी आ जाता है, ठीक है नहीं। अगर हम चैत्र चौदश की बात करते हैं तो ये भी एक काइंड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल जब हार्वेस्टिंग की जाती है वो है हमारे पास बैसाखी। ये ध्यान में रखा, अगर बैसाखी नहीं होता फिर आपको क्लिक करना था लोहड़ी को। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे पास कश्मीरी जो है दैट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंग्लिश भी है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, उर्दू भी है हमारे पास, पहले हमारे पास सिर्फ दो थी, एक थी इंग्लिश, दूसरी थी उर्दू। 3 और इंट्रोड्यूस की है जिसमें हमारे पास कश्मीरी भी है, जिसमें हमारे पास हिंदी भी है, जिसमें हिंदी है और डोगरी है, लेकिन गोजरी नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जिसका जो है ऐसा गोजरी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है कश्मीरी ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ध्यान रखना है, कश्मीरी ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है दैट अटेन आर्टिस्टिक पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किस रूलर के दौरान हमारे पास ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है वो पीक पर पहुंचा, मतलब फाइन आर्टिस्टिक स्किल जो है इसमें रिफ्लेक्ट किए जाते हैं जो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। अगर स्कल्पचर की बात करते हैं तो कश्मीर का जो क्लासिकल, ध्यान रखना, जो क्लासिकल स्कल्पचर मेकिंग या क्लासिकल स्कल्पचर मेकिंग स्कूल जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग कारकोटास, लेकिन जो है वो पीक पर कब पहुंचा, जब हमारे पास यहाँ पर कारकोटा का इंपॉर्टेंट रूलर ललित आदित्य मुक्तपिता जो है वो रूलर बनते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ये है। तो इसी तरीके से आप इनको क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम इसी टॉपिक से ये एनालाइज करने के बाद ये सोच सकते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हैं, तो अब क्वेश्चन इस टॉपिक से इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो ये आपको एनालाइज करना है, सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो हमने देखो आर्ट एंड कल्चर हमने डिस्कस किया, अब हम जियोग्राफी की ओर मूव करेंगे। जियोग्राफीज में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है दैट इज द फ्लोरा एंड फाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज हैं वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए, वो भी इन बिटवीन डिस्कस करेंगे। तो मैंने हिस्ट्री के रिलेटेड 2-3 लेक्चर्स एमसीक्यूज में डिस्कस किए हैं, वो एनफ है अगर उनको आप एनालाइज करेंगे।